नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। अच्छे कमेंट्स आते हैं, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अपने विचार पूछते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, तो मुझे नए वीडियो बनाने का विचार मिल जाता है। तो मेरा भी फायदा हुआ, आपका भी हुआ, ये तो हुई खुशी की बात। अभिजीत कुमार चौधरी जी ने करीब 2 दिन पहले एक सवाल मुझसे पूछा वक्री ग्रह पर, और विशेष रूप से गुरु के लिए। अब अकेले गुरु के लिए वीडियो बनाना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने सभी ग्रहों के लिए इसको बनाने का प्रयास किया है। पूरी कोशिश करूंगा कि हर वो सवाल जो वक्री के संबंध में दिमाग में आ सकता है उसका निस्तारा हो जाए, सॉल्यूशन मिल जाए, उसका एक आंसर मिल जाए। तो वक्री का अर्थ क्या है? देखिए, संस्कृत में अगर हम इसे लेके चलते हैं तो वक्री का अर्थ होता है कुटिल, टेढ़ा चलने वाला, घुमावदार, टर्न करने वाला। ठीक है, संस्कृत में तो ये अर्थ हुआ। इंग्लिश में रिट्रोगेशन मतलब उल्टी चाल चलने वाला, और रिट्रोग्रेड मतलब उल्टा चलने वाला, मतलब उल्टा ग्रह। अब एक सवाल ये आता है कि क्या कोई भी ग्रह कभी वास्तव में वक्री होता है? कभी भी कोई भी ग्रह इनफैक्ट वक्री नहीं होता। सभी ग्रह अपनी कक्षा में हजारों लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूम रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये कैसे संभव है कि वो ग्रह रुक जाए फिर उल्टा चलना शुरू हो जाए? पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसलिए वास्तव में कभी भी कोई भी ग्रह वक्री कभी भी नहीं होता। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि वक्री? सवाल अब यहां से नया शुरू होता है। समस्या यह है कि अगर हम सूर्य पर रह रहे होते तो हमें कभी जीवन भर कोई भी ग्रह वक्री मालूम देता ही नहीं, पर हम रहते पृथ्वी पर हैं और आकलन सूर्य के हिसाब से करते हैं। तो यहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों कहा? सूर्य स्थिर ग्रह है। जब हम स्थिर ग्रह पर बैठकर किसी गतिमान को देखते हैं तो उसकी गति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी खुद गतिमान हो, जैसे कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो जब कोई ग्रह पृथ्वी की गति यानी पृथ्वी और सूर्य के साथ में आ जाता है और उसकी गति पृथ्वी की गति से कुछ कम होती है, तो हमें वो ऐसा लगता है जैसे कि वो ग्रह वक्री हो गया है। यहां एग्जाम्पल देने का एक तरीका है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, वो ये कि अगर आप एक रेल में खुद बैठे हैं और वो चल रही है, बराबर में से एक और रेल अगर थोड़ी तेज गति से जाएगी तो आपको ऐसा आभास होगा कि आपकी रेल पीछे को चल रही है, वक्री हो गई है। लेकिन वास्तव में आपकी रेल भी आगे ही चल रही है, पर उसकी स्पीड थोड़ी सी कम है। इसे उल्टा कर दो, अगर आपकी ट्रेन की स्पीड बहुत फास्ट है, बराबर में जो ट्रेन तेज चल रही है, तो वो आपको एक्चुअली ऐसे लगेगी अपनी ट्रेन में से बैठ के कि वो ट्रेन पीछे को चल रही है। समस्या कहां से शुरू हुई कि हम भी उस ट्रेन में बैठे हैं किसी एक में। अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होते तो हमें दोनों ट्रेन सीधी ही जाती हुई दिखाई देती, कभी वक्री नहीं। तो वास्तव में सारी ज्योतिष में जब भी हम सूर्य ग्रह को लिखते हैं, समझिए इस बात को, है ना, जब हम सूर्य ग्रह को लिखते हैं कि सूर्य ने इतनी राशि बढ़ा, इतनी राशि हटा, या जो भी हुआ, ये गलत है। लिखना चाहिए था पृथ्वी, क्योंकि सूर्य तो स्थिर है, वो तो सेंट्रल पॉइंट है, वो तो कहीं हिलता ही नहीं अपनी जगह से। हिल रही है पृथ्वी, लेकिन क्योंकि एक प्रारंभ से ही ये एक धारणा या जैसे भी आप कह लीजिए विचार बनाया गया कि हमने अपने आप को ऑब्जर्वर माना और खुद को स्थिर मान लिया, तो वास्तव में जो सूर्य की गणनाएं हो रही हैं वो पृथ्वी की हैं। सूर्य तो स्थिर है। तो अब आपको ये समझ आया होगा, इसे डिग्री ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। साइंस में ये 11th 12th में पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन में तो खैर और बड़े स्तर पे पढ़ाया जाता है
कि हम भी चल रहे हैं, दूसरा भी चल रहा है, तो उसकी गति के डिफरेंस के कारण हमें वो वक्री होता हुआ मालूम देता है। ठीक है साहब, तो वक्री की बात समझ में आ गई। अब एक और सवाल आता है कि वक्री ग्रह का ऑन दी होल अगर हम लेते हैं, क्या सारे ग्रह वक्री होते हैं? 9 ग्रह सारे हैं, सूर्य सेंट्रल पॉइंट है और सभी उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, वो स्थिर रहता है, इसलिए वो कभी वक्री नहीं हो सकता क्योंकि उसमें गति ही नहीं है। जो गति करेगा वो आगे या पीछे हटता दिखाई देगा, तो सूर्य बिल्कुल स्थिर है, इसलिए कभी भी सूर्य वक्री नहीं होता। चंद्र सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, वो पृथ्वी की करता है और पृथ्वी से हम उसे देख रहे हैं, हमारी और उसकी गति में एक तालमेल है, हमें कभी भी वो वक्री होता हुआ दिखाई नहीं दे सकता। तो सूर्य और चंद्र 2 फ्री हो गए। राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, एक दूसरे वो छाया ग्रह हैं, मतलब एक्चुअली ऐसा कोई ग्रह है ही नहीं जिसका नाम राहु और केतु है। कुछ विद्वान इसे नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं, कुछ इसे छाया ग्रह लेते हैं, पर इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से आता है। तो वक्री और मार्गी के झंझट से ये भी फ्री होगा क्योंकि ये हमेशा वक्री हैं, यही इनकी साधारण चाल है। अब कुल 5 ग्रह रह जाते हैं। 5 ग्रह रह गए, कौन से? बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि। अगर वक्री होंगे तो केवल यही वक्री होंगे। अब इसमें भी एक झंझट है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें, जो हमारा ब्रह्मांड है, तो सूर्य सबसे पहले आता है और फिर जो 2 ग्रह आते हैं वो बुध और शुक्र हैं। ठीक है, क्रम से मुझसे शायद भूल हो गई हो, लेकिन मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, हम देख पाएंगे। तो जो 2 ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच में हैं, वो पृथ्वी के जब बहुत नजदीक होंगे, या जो हमारा पुराना तरीका है कहने का, सूर्य के नजदीक होंगे, तभी वक्री हो सकते हैं, केवल दूर होने पे कभी नहीं। एक बात। बाकी 3 ग्रह मंगल, गुरु और शनि, वो सूर्य से जितने दूर होंगे तभी वक्री होंगे। मैं स्पष्ट रूप से सारा बताऊंगा कि कितने दूर होने पर वक्री होंगे। वो दूर होने पर ही वक्री हो सकते हैं। एक और सवाल जो मुझसे पूछा गया था कि अगर कोई ग्रह वक्री भी हो और अस्त भी हो जाए तो कैसे गिने? अच्छा, गौर कीजिए, अस्त कब होगा? जब कोई ग्रह सूर्य के पास होगा और वक्री होगा। अब गौर कीजिए, शुक्र और बुध, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के नजदीक होने पर ही वक्री हो सकते हैं, तो वो वक्री के साथ अस्त भी हो सकते हैं, और नीच राशि में होने अलग बात हो गई, तो नीच में भी हो सकते हैं। लेकिन मंगल, गुरु और शनि अगर वक्री हैं तो अस्त नहीं हो सकते, और अस्त हैं तो वक्री नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि वो सूर्य से बहुत दूर होने पर ही वक्री होते हैं। ठीक है जी, एक ही सवाल हो गया। अब एक बात आता है कि एक नया सवाल हम जो ले सकते हैं कि कितनी कितनी डिग्री पर ये ग्रह वक्री होते हैं। ठीक है, ओके। बुध को लेते हैं तो बुध जब सूर्य से 27 डिग्री से अधिक दूर हो जाते हैं तो वक्री हो जाते हैं, और जब उनका डिफरेंस सूर्य से 12 डिग्री से कम हो जाता है तो वापस मार्गी हो जाते हैं। साल में करीब करीब 3 बार बुध का वक्री होना तय है, बिल्कुल फिक्स है, और एक बार में जब ये बुध वक्री होते हैं तो अंदाजे से 23 से 25 दिन तक वक्री रहते हैं। तो साल में 3 बार ये होते हैं। आमतौर पर बुध के वक्री होने का प्रभाव बहुत से ज्ञानियों ने नगण्य काउंट किया है, ना के बराबर, क्योंकि ये इतना जल्दी जल्दी वक्री होते हैं। साल में 3 बार इनका वक्री होना तो तय है कि इनका कोई प्रभाव लगभग नहीं पड़ता। कुछ मानते हैं पड़ता है, कुछ नहीं, लेकिन मैं भी उनमें से हूं कि बहुत प्रभाव नहीं आता। अब करते हैं शुक्र की बात। शुक्र की गति और सूर्य की गति में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। देखिए, ये बात मैंने पहले स्पष्ट की, गति एक्चुअली पृथ्वी की है, लेकिन उसे सूर्य करके ही काउंट करना हमारे यहाँ एक सिस्टम है। तो हर 2 साल में केवल 1 बार ही शुक्र वक्री हो सकता है, लगातार 2 साल में कभी वो वक्री होता ही नहीं है। तो शुक्र जब भी पृथ्वी से एक खास लेवल पर दूर जाता है तो वो वक्री होता है, और 2 साल में केवल 1 बार होता है। और 1 बार अगर वक्री होता है शुक्र तो 45 दिनों तक करीब करीब वो वक्री रह सकता है। आप ये टेबल पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे।
तो ये स्थिति इसकी आ जाती है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह सूर्य से जब 135 डिग्री दूर होता है तो वक्री हो जाता है, और सूरज चलता जा रहा है और वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, फिर 180 से ऊपर, फिर 180 जब डिग्री हो जाएगा, यानी बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे डिग्री डिफरेंस घटेगा, क्योंकि सूर्य और अब जो सूर्य है वो मंगल की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो जब 135 डिग्री से डिफरेंस कम हो जाएगा तो वो अपने आप मार्गी हो जाएगा। तो मंगल एक बार में 60 से 62 दिन के लिए वक्री होता है, और आमतौर पर एक साल में एक बार मुश्किल से वक्री होता है, ये आमतौर पर है। जब भी वक्री होगा तो कितना चलेगा, 2 साल में ही एक बार वक्री होता है मंगल, पहली बार। दूसरा, एक बार में 60 से 62 दिन लगभग वक्री रह सकता है। तो मंगल का वक्री होना एक बड़ी बात इसलिए हो गई, और शुक्र का वक्री होना भी बड़ी बात इसलिए हो गई कि क्योंकि ये 2 साल में एक ही बार कभी वक्री होते हैं, तो इनका प्रभाव एक अलग किस्म से आएगा। अब मंगल के बाद बारी आ जाती है किसकी, हम ले लेते हैं गुरु को। अब जो गुरु हैं वो साल में 4 महीने वक्री रहेंगे ही रहेंगे। एक मोटा मोटा सा आइडिया क्यों रहते हैं कि जैसे ही वो सूर्य से 120 डिग्री का डिफरेंस आता है, यानी बृहस्पति से सूर्य जब 120 डिग्री आगे निकल जाते हैं तो बृहस्पति वक्री हो जाते हैं, और जब ये डिफरेंस 120 से कम हो जाता है तो सूर्य मार्गी हो जाते हैं। अब एक्चुअली सूर्य बहुत तेज मूव नहीं कर रहा है, मूव पृथ्वी कर रही है, लेकिन हम लोग कहते ऐसे ही हैं कि बृहस्पति तो 13 महीने लगाता है करीब करीब एक राशि में, तो वहीं खड़ा रहता है, तो हमें क्या दिखता है, कुंडली में सूर्य आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो जब दोनों का डिग्री डिफरेंस 120 से अधिक हो जाता है तो वो वक्री, और जब डिग्री डिफरेंस 120 से कम हो जाता है तो वो अपने वक्र प्रभाव को छोड़ के मार्गी हो जाता है। बृहस्पति के लिए जो टेबल में है, 4 महीने साल में वो वक्री जरूर होंगे और 8 महीने मार्गी रहते हैं। एक बड़ी बात होगी हर साल। अब बात आती है शनि की। शनि जब लगभग 109 डिग्री, कहीं 108 भी आता है कभी कभी, पर 109 मोटा मोटा ले लीजिए लगभग, तो शनि जब सूर्य और शनि के बीच का डिफरेंस, डिग्री डिफरेंस 109 हो जाता है तो वो वक्री हो जाता है, और जब इससे कम हो जाता है तो ठीक। एक बार जब शनि वक्री होता है तो करीब करीब 141 दिन तक वक्री रहता है, उसके बाद वो मार्गी हो जाता है। तो ये एक मोटा सा अंदाजा है, हर साल उसे वक्री होना है, एक बार जरूर वक्री होना है। एक बार वक्री होगा तो करीब 141 दिन तक वक्री रहेगा, और 224 दिन तक मार्गी रहेगा, एकदम फिक्स है। राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं, है ना, उनके लिए तो एक अलग कहानी। तो अभी तक हम क्या समझ पाए, वक्री क्या है, वक्री क्यों हो जाते हैं ग्रह, वक्री क्यों प्रतीत होते हैं हमको, ये बातें हमारी अब तक क्लियर हो जाती हैं। इसके साथ एक और हम चीज समझ गए कि ग्रह वक्री भी हो और अस्त भी हो, ये केवल बुध और शुक्र के साथ संभव है। वक्री हो, नीच या उच्च राशि में हो, ये सब प्रभाव में आपको अभी आगे बता हुआ है। तो यहां तक हमने जो एक मोटी मोटी बातें समझी वो ये थी। अब बात करते हैं कि ग्रह के औंधियोल प्रभाव क्या आते हैं। देखिए, वहां तक जाने से पहले मैं चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और सबके बहुत सारे विचार हैं, कुल 6 मान्यताएं इस समाज में हैं जो चलती हैं, इस दुनिया में चल रही है वक्री को लेकर के। तो मैं एक एक करके उन सबको भी आपको बताता हूं। पहला विचार है कि कोई ग्रह अगर शत्रु राशि में हो, चाहे नीच राशि में हो, चाहे शत्रु और नीच दोनों राशियों में एक साथ हो, अगर वो वक्री हो जाएगा तो वो अपनी उच्च राशि का प्रभाव देगा। यानी से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां है, कैसे हालत में है, किस तरह का प्रभाव हम समझें, उसका सीधा एक लाइन का आंसर ये हो गया कि अगर वक्री है तो उसका उच्च राशि के समान फल प्राप्त होगा ही। ये एक विचार है जो अलग अलग मान्यताएं हैं, इन सभी ज्ञानियों का नाम भी मैं बता सकता, लेकिन मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लूं। ठीक है, ये सभी वो हैं जिनकी किताब में पढ़ के हमने कुछ सीखा है, गुरु हैं सब।
दूसरा विचार है कि वक्री ग्रह के प्रभाव में कमियां आ जाती हैं, यानी वो बुरा तो नहीं होता लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता जितना उसे इफेक्टिव होना चाहिए था, तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो अब ताकत वाली बात तो बिल्कुल उल्टी, विचार पहला जो था उससे एकदम उल्टा विचार ये दूसरे नंबर का हो जाता है। तीसरा एक और विचार है, वो ये कहता है कि पापी ग्रह अगर वक्री होता है तो अधिक पापी हो जाता है, शुभ ग्रह वक्री होता है तो अधिक शुभ हो जाता है। ये तीन विचार अभी तक आपको पता चले, सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और यही समस्या है कि कैसे आकलन करें। सबके अपने विचार और अपने विचारों के समर्थन में एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा विचार क्या कहता है कि उच्च ग्रह नीच का प्रभाव देने लगता है और नीच ग्रह उच्च का, यानी अगर कोई ग्रह उच्च राशि में है जन्म के समय और वक्री है तो वो नीच राशि का प्रभाव देगा, और नीच ग्रह आपकी जन्म कुंडली में है और वक्री है तो वो उच्च राशि का प्रभाव देगा। पांचवा विचार यह कहता है वक्री ग्रह हमेशा ही बुरे फल देगा, बात खत्म, कुछ नहीं, मतलब इसमें इफ और बट, अगर वक्री है तो उसका बुरा प्रभाव प्राप्त होगा ही। अगर ऐसा होता तो फिर यह क्यों समझा जाता कि चेष्टा बल बढ़ जाता है वक्री ग्रह का, और उस ग्रह का भी 50% बल बढ़ जाता है जो वक्री ग्रह के साथ बैठता है। आयु निर्णय करते टाइम वक्री ग्रह की आयु को 3 गुना काउंट किया जाता है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है देखिए, लेकिन ये विचार हैं अलग अलग। छठा विचार ये है कि अगर कोई ग्रह वक्री है तो जन्म के समय गोचर में जब वो वक्री होगा तभी उसका कोई फल अच्छा या बुरा आपको प्राप्त होगा। मार्गी अगर वो गोचर में, यानी फिर समझिए जब आपका जन्म हुआ उस समय एक ग्रह मान लीजिए वक्री था, लेकिन अब आप जो हैं गोचर में चल रहे हैं, जब ग्रह मार्गी है तो आपके लिए उसका साधारण प्रभाव ही होता रहेगा। हाँ, वो वक्री हो जाएगा गोचर में तब उसका प्रभाव आपके लिए अच्छा या बुरा काउंट होता है। ये कुल 6 विचार हैं। अब फिर से समझने की कोशिश करते हैं इन 6 विचारों में कि सबके अपने विचार हैं, सभी बड़े बड़े गुरु हैं, सभी ने ग्रंथों को लिखा है, उनकी अपनी मान्यताएं, मेरी थोड़ी अलग भी हो सकती, लेकिन मैं उन सब गुरुओं के चरणों को प्रणाम करके ये बात कह रहा हूं कि मैं अपना एक विचार रखने की हिम्मत कर रहा हूं, ना कि उनके विचारों को कम या ज्यादा करने की बात। भाव ये है कि कोई ग्रह वक्री है तो उसका प्रभाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। साधारण बात लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत साधारण तरीके से कोशिश करूंगा बताने की। अगर मेरे लिए मेरे मामा जी बहुत अच्छे हैं और वो मेरे घर आ जाते हैं तो मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि आते हैं तो वो टॉफी लाते हैं, मिठाई लाते हैं, फल लाते हैं, मुझे प्यार करते हैं। अब वक्री ग्रह थोड़ा सीधा चलेगा, थोड़ा उल्टा चलेगा, मतलब जिस राशि में वक्री होगा आमतौर पर उस राशि में अधिक समय तक रहेगा, क्योंकि मामा जी मेरे लिए बढ़िया है और जितने समय तक मेरे घर में रुकेंगे वो और बढ़िया मेरे लिए होंगे। एक तो तरीका ये हो गया। अब बुरा करते हैं कि मैं किसी कारण जेल में हूं और मेरी बेल होनी है, लेकिन वक्री हो जाता हूं, तो अब जेल में रहने की समय सीमा साधारण समय सीमा से अधिक हो गई, तो अब मेरे लिए वक्री होना हो गया बुरा, क्योंकि जो काम 20 दिन में होना था वो अब 40 दिन में होगा, क्योंकि मैं वक्री हूं, मुझे जेल में अधिक लंबे समय रहना पड़ रहा है। तो ये तो तय हो गया कि जो ग्रह वक्री है वो उस भाव में अधिक समय तक रहता है। अब एक और साधारण तरीके से कोशिश करता हूं, है ना, समझिएगा जरा। एक पिता अपने बेटे से जब जा रहा होता दूर मार्गी, लेकिन एक लाड़ के कारण, एक प्रेम के कारण पलट करके वापस की तरफ भागता है, तो वक्री हुआ। अब उल्टा चल के आ रहा है बेटे की तरफ, तो उस बेटे को अत्यधिक प्रेम करेगा वो, अत्यधिक प्रेम। तो अगर शुभ ग्रह है, कारक ग्रह है, कुंडली में उसकी शुभता अच्छी है, कारकत्व अच्छा है, तो उसका कारकत्व यानी जिन चीजों के लिए वो इफेक्टिव काउंट होता है, जो उसके जिम्मेदारी में आते हैं, जिन्हें हमसे कारक प्रभाव कहते हैं, वो अत्यधिक बढ़ जाएगा और वो बेटे को अत्यधिक लाड़ करेगा, गोदी में उठाएगा और प्यार करेगा। यही बात ग्रह पे समझ लीजिए। इसे उल्टा कर दीजिए, 2 लोगों में लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं और धमकियां देने के बाद में वो चलना शुरू कर देते हैं, यानी मार्गी हो गया, एक खड़ा है एक चल रहा है।
पीछे से वाले व्यक्ति ने जो खड़ा है उसने कुछ और बड़ी वाली बात कह दी, बड़ी गाली दे दी, तो जो जा रहा है वो वक्री होगा, उल्टा लौट के वापस आएगा और अब वो अत्यधिक क्रोध में आएगा क्योंकि उसका क्रोध साधारण से अत्यधिक बढ़ गया। इस बात पे ध्यान दीजिए। तो हो सकता है पहले सिर्फ गालियों तक बात थी लेकिन अब मारपीट तक चली जाए। तो अगर कुंडली में जो ग्रह वक्री है, कारक हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से बुरा है तो वो अधिक बुरा प्रभाव देगा, अच्छा है तो अच्छा प्रभाव देगा। यानी वक्री का इफेक्ट इस बात पर निर्भर करता है, ये मेरी मान्यता है केवल, कि वो ग्रह कहां पर है, उसका कारक प्रभाव क्या है, वो कुंडली में अधिक बलवान होने पर इफेक्टिव फायदेमंद होगा या इफेक्टिव बुरे में होगा। अगर हम ये आकलन करना नहीं जान रहे तो मेरे हिसाब से वक्री को आप समझ ही नहीं सकते। तो आपको कारक को समझना बहुत जरूरी है कि ग्रह अच्छा इफेक्ट किस फील्ड में आता है। बड़ी बात ही हर ग्रह के, इन पांचों ग्रह जिनकी हमने वक्री की बात की है, बुध को छोड़ देते हैं तो 4 ग्रह, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये जिन चीजों के कारक हैं, जिन चीजों को के प्रभाव को संभालते हैं, उन्हीं प्रभावों को कम या ज्यादा करेंगे। मैं एक एग्जांपल में शुक्र को अभी लेता हूं, है ना। वैसे तो चौधरी साहब ने क्या पूछा है, बृहस्पति का, लेकिन वहां भी आऊंगा। अगर आपका शुक्र जो मुख्य चीजें संभालता है उसमें कुछ हद तक आपका प्रेम और आपका ऐश्वर्य आता है और वो वक्री है और कुंडली में कारक नहीं है, खराब स्थिति में है। कल्पना कीजिए वृश्चिक लगन की कुंडली है और 12वें घर में बैठता है, स्वग्रही हो गया, कितना अच्छा लगता है। 12वां घर उसके लिए वैसे भी अच्छा है लेकिन कुंडली में वो कारक नहीं है, तो उसका वहां बलवान होना जातक के लिए बुरा प्रभाव देगा। फिर से समझिए, वृश्चिक लगन की कुंडली लीजिए, 12वें घर में स्वग्रही शुक्र की कल्पना कीजिए और वो वक्री भी कर दिया जाए तो वो कारक के वैवाहिक जीवन, जो धन है, वैवाहिक जीवन है, उसको डिस्टर्ब करेगा ही, जबकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक और एग्जांपल मैं गुरु का बता देता हूं, ठीक है। 5वां भाव गुरु का कारक भाव है, वहां का वो कारक होता है और कारक को अकेला नहीं होना चाहिए, ये भी एक नियम है। अब 5वें भाव में गुरु उच्च राशि में भी हो, अकेला भी हो तो टेक्निकली ये बुरी बात है, और वक्री हो जाए तो अभी अत्यधिक बुरी बात है। तो साधारणतः क्या लगता है कि 5वें भाव में गुरु अगर अपनी उच्च राशि में है और वक्री भी है तो अत्यधिक बलवान हुआ, लेकिन कमाल की बात है इसका इंपैक्ट ये आएगा कि आपको संतान ही पैदा नहीं होगी। सुख और दुख तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। तो हुआ क्या कि वक्री ने उस प्रभाव को बढ़ा दिया, लेकिन वो प्रभाव था क्या, इसका आकलन कैसे किया जाए, उसके लिए आपको कारक को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने बृहस्पति के एक हाउस की बात बताई, अगर आप बृहस्पति के हर भाव के कारकत्व को समझें, हर लगन में बृहस्पति किस भाव में कहां का कारक होगा, अच्छा प्लेसमेंट या बुरा, ये सभी ग्रहों पर लागू कर रहा हूं, तो उसी हिसाब से उसका इफेक्ट आएगा। तो हमने क्या सीखा, जो चीजें सीखी वो ये है कि वक्री के प्रभाव क्या हैं। मेरे हिसाब से अगर वो शुभ प्रभाव के हिसाब से आपकी कुंडली में बैठा है, शुभ योग बनाकर बैठा है, तो उसका वक्री होना आपके लिए अत्यधिक शुभ। अगर वो आपकी कुंडली में बुरे प्रभाव के हिसाब से बैठा है, कारक नहीं है, बुरे घर में बैठा है, तो उसका वक्री होना आपके लिए कष्टदायक। ये हुई एकदम मेरी डेफिनेशन, मैं इसमें बिलीव करता हूं। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको 2 बताए हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब ऐसे तो ये फिर विषय खत्म ही नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके कारक प्रभाव पे ध्यान दें कि हर ग्रह का अपने खास कारक प्रभाव है। जैसे गुरु का विद्या से लेना देना है, सज्जनता से लेना देना है, और गुरु अगर वक्री है तो कहीं ना कहीं गुरु उद्दंड हो जाएगा, उसका मन पढ़ाई लिखाई से, गुरुओं से थोड़ा सा भटक जाएगा, यानी वो सभ्यता से थोड़ा पीछे हटेगा, गुरुओं का विरोध करेगा। ये गुरु के वक्री होने का प्रभाव ले सकते हैं, जो थोड़े थोड़े हाउस प्लेसमेंट पे बदल जाता है। शुक्र प्रेम की बात करता है, अब शनि बात करता है एक तरह से कष्ट की, दुख में रहता है, सेवक है, कठोर श्रम करता है। तो अगर शनि वक्री होगा तो कुछ हद तक लाभ होगा कि उसके कठोर श्रम, कठोर परिश्रम में कुछ कमियां आ जाएंगी। ठीक है। मंगल
पुरुषत्व की बात करता है, लड़ाई की बात करता है, युद्ध की बात करता है, हासिल कर लेने की बात करता है। अगर मंगल वक्री रहेगा और कुंडली में कारक प्रभाव भी अच्छे हैं, तब उसके इस इफेक्ट में कमी आ जाएगी, उसका जोश में कमी आ जाएगी, उसमें थोड़ा सा संन्यास जैसा भाव समझने के लिए, मतलब लड़ना मरना छोड़ो, सब बेकार की बातें, अच्छी बातें नहीं है, अपने आप ही आ जाएगा। तो जो चीज मैंने समझी मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि ये विषय आपको समझ आया होगा। कोई परेशानी है, कोई बात नहीं समझ आई, या कोई और ज्ञान की बात आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जितना संभव होगा भविष्य में जब कोई दोबारा वीडियो इसी तरह का बनाऊंगा तो उन विचारों को भी लूंगा और आपके नाम का उल्लेख भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।